मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 के हिंदी क्लास में हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा काकी नामक पाठ 2 काकी नामक शीर्षक हुए। हम लोगों ने इसका अनुकरण वाचन किया, इसके शब्दार्थ देखे और सिया रामचरण गुप्त जी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। अब इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं, प्रश्न अभ्यास कहानी से संबंधित है, देख लें। वैसे इस कहानी का सारांश भी आपसे पूछा जा सकता है, कहानी को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। कहानी का सारांश शायद बताने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उसे देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं जो कि कहानी से हैं। नंबर 1 प्रश्न है, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। समूह का और खा, तो ध्यान रखें कॉपी में बीच में लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे एक तरफ का लिख लीजिएगा, इस तरफ का लिख लीजिएगा और एक तरफ खा लिख लीजिएगा। अब दोनों को इसमें मिलान करके नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है, देखें इसको बिल्कुल सटा के दे दिया गया है, किंतु इसको आपको अलग अलग करके लिखना है। इसको इस तरह से लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया श्यामू के पिता, तो श्यामू के पिता भोला नहीं विश्वेश्वर हैं, ये इसमें आगे मिलेगा। श्यामू का साथी, यहाँ जवाहिर दिया गया है, जवाहिर ये किसी और के लिए होगा। श्यामू का साथी भोला है, ये भोला जो है श्यामू का साथी है। श्यामू के पिता विश्वेश्वर हैं। और श्यामू के भैया, यहाँ देखें सीध में काकी लिखा गया है लेकिन काकी नहीं होगा। श्यामू के भैया यहाँ हो जाएगा जवाहिर, जबकि देखें ये ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें श्यामू के भैया, तो इसको ये इससे मिलान कर देंगे। और श्यामू के साथी की बहन, ये ठीक मिलान किया, लिखा गया सीध में ही है जी। और श्यामू के माँ, वो काकी ही है, ये श्यामू की माँ, ये रहा। और श्यामू के साथी की बहन ये जीजी हो गया और श्यामू की माँ काकी हो गया। श्यामू के साथी की माँ सुखिया ही है, ये भी सही है। श्यामू के साथी की माँ और श्यामू की माँ काकी है ही। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। इसे एक बार देखना चाहें फिर से देख लें। श्यामू के पिता विश्वेश्वर, श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहिर, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ काकी और श्यामू के साथी की माँ सुखिया। ये हुआ। अब आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। ये प्रश्न जो है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, इसके बारे में देखें। श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई। अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। तो ये तो आपने पढ़ा ही। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। वैसे गांव में पहले चिट्ठी आती थी, उसमें सभी के नाम पते लिखे रहते थे, जिससे डाकिया सीधे उसी व्यक्ति को दिया करता था। अब तो ऐसा होता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर
श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। तो ये बात देखें, श्यामू का हृदय उड़ती हुई पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति यानी उपाय आई कि वह आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी वो नीचे उतर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियाँ मंगाने के बात का रहस्य खोल दिया। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। बात आती है विचार और कल्पना की। पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो पतंग की बनावट ही ऐसी होती है जिससे वो ऊपर तक उड़ती हुई जाती है, बाकी कागज का पन्ना नहीं उड़ सकता है। बाकी ये विचार और कल्पना है, इसे खुद ही करना है। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताइए, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? इसे आप लोग स्वयं अपने विचार और विवेक से करने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं। अब इसमें का विचार और कल्पना में प्रश्न 3 देख लेते हैं। आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता होगा। पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सके तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहेंगे? इसमें भी आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए देखते हैं कुछ करने की। इसमें भी आपको ही करना है, ये क्रियात्मक है। देखें, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवशता में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। यदि आपके साथी का कोई भी सामान आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? विकल्प दिया गया है, इसमें का नंबर का करके दिया गया है। अपने पास रख लेंगे, क्या ये सही है? शायद नहीं। इसे आप स्वयं सोचिएगा, करिएगा कि क्या करना है। फिलहाल ये हम नहीं कहते कि आप क्या करिएगा, सही करिएगा या गलत करिएगा। जैसे आपकी बुद्धि विवेक हो वैसा काम करिएगा। साथी को वापस कर देंगे, कक्षा अध्यापक को सौंप देंगे। इसमें जो आपको सही लगे वो करिएगा, चाहे इसको सही करिएगा, इसको या इसको, जो भी आपको उपयुक्त लगे वो करिएगा और बताइएगा। अब इसमें अगला दिया गया है, पतंग का एक चित्र बनाइए। तो पतंग का चित्र ये आपको बनाना है, न कि हमें कुछ करना है। और देखिए यहाँ लिखा गया है भाषा की बात। यहाँ भाषा गलत लिखा गया है। भाषा लिखना होगा इस तरह से, सा जो लिखा जाएगा वो मूर्धन्य सा होगा। ये भाषा इस तरह से लिखा जाएगा, भाषा की बात। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न एक है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है।
श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्यों में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए और उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जगह जातिवाचक संज्ञा है, खूंटी ये जातिवाचक संज्ञा, और विशेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कोट ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो कहा है जिस पर विश्वास न किया जा सके, तो इसके लिए हो जाएगा अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। और जिसका स्वर्गवास हो गया हो, ये हो जाएगा स्वर्गीय, स्वर्गीय या स्वर्गवासी भी लिख सकते हैं, स्वर्गीय या स्वर्गवासी। और फिर गा है जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्र चित्त, इसके लिए लिख सकते हैं एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त हो जाएगा एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त लिख सकते हैं। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों तो इसे शमशान लिखते हैं, शमशान। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। कोहराम मचाना, बहुत शोर शराबा होना। तो इसके लिए लिख सकते हैं रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। और फिर हृदय का खिलना, हृदय का खिलना बहुत प्रसन्न होना या अत्यधिक खुश होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर मोहन का हृदय खिल उठा। और अगला है चिंता का मारा होना, परेशानी में होना। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो ना सके। रहस्य खोलना, भेद बता देना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। रहस्य खोलना। और फिर अगला है हत बुद्धि होना। हत बुद्धि होना, इसका अर्थ हुआ अचंभे में होना। छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी। दुर्घटना होते होते रह गई। सब यात्री हतबुद्धि हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला इसे भी जाने। चौथा नंबर, समझदार शब्द में समझ संज्ञा है। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है। उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, ये, मान तथा वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। जैसे बुद्ध दिया गया है तो इसमें जोड़ दिए तो हो, मान जोड़ दिए तो हो गया बुद्धिमान। और चौकी दिया गया है, इसमें दार जोड़ दिए तो हो गया चौकीदार। उपद्रव दिया गया है, इसमें ई जोड़ दिए, बड़ी ई, तो हो गया उपद्रवी। उपद्रवी। करुण दिया गया है तो करुण में अगर जोड़ दिए बल में
वान जोड़ दिए तो हो गया बलवान। और प्रांत में दिया गया, अगर ये प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया प्रांतीय, प्रांतीय। उत्कंठा में इत अगर प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया उत्कंठित, उत्कंठित, उत्कंठित। आगे इसे भी जाने, इसे भी देख लेते हैं। मातृत्व महान गौरव का पद है, संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या, त्याग और महान विजय है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। इस कथन को भी याद रखिए। कभी पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का मातृत्व से संबंधित जो कथन है उसे अपने शब्दों उसे बताइए। मुंशी प्रेमचंद जी के कथन को मातृत्व से संबंधित बताइए, कथन क्या है। या इस कथन को दे करके पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसलिए इस कथन को और इस नाम को याद रखना आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। शेष वीडियो में हम अगली वीडियो में जल्द ही हमारी आपकी मुलाकात होगी।